कल हमने नीदरलैंड से और इस टी20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में ये कहा कि मैच जो है बड़ा ही बोरिंग और वन साइडेड रहा। कोई कॉम्पिटिटिवनेस रहा नहीं, कुछ ज्यादा ही सीरियस लगता है यहाँ पर इन टीमों ने ले लिया यहाँ पर। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही नहीं, पहले तो बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट मिला, उसके बाद एक के बाद एक सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर और रिकॉर्ड 3 सुपर ओवर इस मैच में हो गए। और सारा मसाला जो भी आप कह लें, जो मसाला जो चाहिए होता है आजकल क्रिकेट फैंस को टी20 एंटरटेनमेंट जो चाहिए होता है, वो सारा कुछ इस मैच में मिल गया होगा, जो क्रिकेट फैंस लगातार इस मैच को यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए, ओवरऑल मैच के लिहाज से काफी सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हुई है, लेकिन 3 सुपर ओवर में जाकर ये मैच फाइनली डिसाइड हुआ। तीसरा सुपर ओवर बड़ा वन साइडेड रहा, लेकिन उससे पहले बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हमें 2 सुपर ओवर प्लस मैच में भी देखने को मिला। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर मैच वहां तक पहुंचा है क्यों, क्योंकि 90-95% मैचेस जो होते हैं इंटरनेशनल में वो बिना सुपर ओवर के ही डिसाइड होते हैं। एट टाइम वो फाइनल रिजल्ट से ही डिसाइड होता है कि कौन आखिर जीता। रेयर केस सिनेरियो में कभी कभार सुपर ओवर्स का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो मैचेस है वो ऐसे डिसाइड होते हैं कि आप 150 बनाए, सामने वाली टीम 151 बनाएगी या नहीं बना पाएगी, आप मैच जीत जाएंगे या हार जाएंगे। तो वो क्यों हुआ, पहले उस पर बात करते हैं। सुपर ओवर तो एक अलग चीज हो जाती है, उसमें बल्ला घुमाया, जिसका चला नहीं चला वो बात अलग है, लेकिन आखिर नेपाल 152 चेस क्यों नहीं कर पाया, 153 चेस क्यों नहीं कर पाया और नीदरलैंड ने डिफेंड कैसे कर लिया, इस पे पहले बात करना ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप इस वीडियो में सुनने के लिए आए होंगे। एंड शुरुआत करते हैं फेज बाय फेज। बिल्कुल, अगर पहले फेज की बात करें 1 से 6 ओवर की, तो नीदरलैंड ने 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वही नेपाल 54 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। ये फेस नीदरलैंड के नाम रहा, क्योंकि नेपाल ने इस फेस पे रन जरूर किए हैं, लेकिन 3 जो है ऊपर के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उन्होंने गंवाए हैं, जिसमें कि अच्छे बल्लेबाज भी रहे। तो इसका जब चेस में आप 3 विकेट टॉप के खोते हैं तो प्रेशर भी बनता है, बहुत बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहला फेज नीदरलैंड के नाम रहा, और 7 से 15 यानी कि मिडिल ओवर की बात करें, मिड फेज की, तो 50 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड ने। वहीं नेपाल ने 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और ये फेज अगर हम कहें तो ये भी आप देखेंगे नीदरलैंड के नाम ज्यादा रहा है, क्योंकि उनका भी इतना बेहतर तो उनका भी नहीं है। शेड कह सकते हैं, ये भी मैं सोच रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नेपाल ने इस फेज पे 2 ही विकेट गंवाए, पर रन थोड़े बहुत ज्यादा कम बना दिए। खैर, शेयर रहा ये मिड फेज दोनों के बीच। और वहीं पर डेथ फेज की बात करें 16 से 20 की, तो 50 रन किए नीदरलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल ने 55 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे ये भी आप शेयर देंगे तो बेहतर होगा। जी हाँ, क्योंकि नेपाल ने बहुत पीछे था। नेपाल यहाँ उन्होंने पूरी जान लगा कर कोशिश की कि वो क्लोज आए और टाई किया यहाँ पर आकर। तो ये नेपाल की कोशिश थी। और वहां पर अगर आप देखें बैटिंग के दौरान 50 रन किए, जहां नीदरलैंड को शायद थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और 50 रन अपने डेथ ओवर में बनाए। तो ये भी डेली क्रिकेट इसको शेयर देगा। बिल्कुल, देखिए फेज बाय फेज में ही इतना वो समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैच पक्का सुपर ओवर भी गया होगा, टाई गया होगा, क्योंकि फेज बाय फेज में ही कई सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कई सारी चीजें, कोई कहेगा कि 2 नीदरलैंड के फेवर में गए, कोई कहेगा एक सहमत होगा, कोई कहेगा 2 तीनों शेड है। तो ये बस यही तो फर्क है, यही तो कहना है कंक्लूड करता है कि मैच जो है वो एट एंड टाइम में फिनिश हुआ और सुपर ओवर में जाकर डिसाइड करना पड़ा। कोई क्लियर फेज बाय फेज हमें देखने को नहीं मिला, सिवाय फेज 1 के, जहां पर नीदरलैंड ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया। शुरू के 6 ओवर में 52 रन उन्होंने किए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेज बाय फेज का सूरत हाल रहा। अब जरा सीरीज में चलते हैं नीदरलैंड की बल्लेबाजी के, उनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। माइकल लेविट और मैक्स रॉड ओपनिंग करने आए। पिछली बार की तरह इस बार इतना खराब ओपनिंग शुरुआत नहीं हुआ। पिछली बार तो बहुत ही जल्दी रिपोर्ट गए थे, लेकिन इस बार अगर हम देखिए इतनी खराब शुरुआत यहाँ पर नहीं हुई। 28 रन पर जाकर अपना पहला विकेट टीम ने गंवाया। 28 रन की साझेदारी हुई। चौथे ओवर में अपने माइकल लेविट ने 20 किए, मैक्स रॉड 19, विक्रमजीत ने 29 गेंदों में से थोड़ी और तेजी इस इनिंग में आ सकती थी। वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा कुछ प्रेशर आपके ऊपर था नहीं। 29 गेंदों में 30 रन बहुत ही स्लो इनिंग रही है एक वन डाउन के बल्लेबाज की तरफ से। स्कॉट एडवर्ड्स अपना विकेट फिर से सस्ते में लेकर चले गए। स्कॉट एडवर्ड्स ने डेफिनेटली ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है इस पूरे टूर में, चाहे वो ओडीआई में हो या फिर इस टी20 में हो। इससे बहुत ज्यादा बेटर उम्मीद करते हैं हर वक्त। तेजा की बात करें, 35 रन बनाए 37 गेंदों में। इन्होंने भी बहुत गेंदें टीम में लिए, कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इतने भी आप टफेस्ट कंडीशन में नहीं खेल रहे हैं कि आपको 37 गेंदें
लग जाए अपने 35 रन बनाने के लिए। होंगी तो थोड़ी बहुत टफ कंडीशंस और पिचेस वगैरह, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको 37 गेंदें लग जाए। यहीं पर थोड़े से आपसे बेटर स्किल वाले प्लेयर आ जाते तो 37 गेंदें वो 60-70 भी मार सकते हैं। एक फुल मेंबर के कोई बड़े टीमों के प्लेयर आते हैं तब ये इस ग्राउंड और टफनेस अचानक से कहां चली जाती, तो ये सोचने वाली बात है। हाँ 25-30 ले रहे, 37 गेंदें 35 गेंदों में, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं करता। उसके बाद नीचे आकर साकिब जुल्फिकर ने देखिए 12 गेंदों में 25 करके दिखाया। यही फिर उन्होंने दिखाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्लो इनिंग खेल रहे हैं। साकिब ने आकर 12 गेंदों में 25 किए और ये इनिंग कितनी क्रूशियल साबित हुई कि टीम डिफेंसों भी पार किया और 152 तक पहुंचने में टीम को कामयाबी मिली। एंड नेपाल की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल संदीप लामिछा ने बिल्कुल एक प्राइम निकले हैं इस अगर हम बात करें जो नेपाल का मैच रहा उसमें नीदरलैंड के अगेंस्ट 3 विकेट उन्होंने निकाले। और वहीं पर नंदन यादव की बॉलिंग अच्छी रही, लास्ट में वो ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी जो उंगली में जो बॉल लग गई थी जो करण किसी ने थ्रो की थी तो उससे वो खून निकल रहा था, इसलिए फिर करण किसी को ओवर कंप्लीट करना पड़ा। खैर उसके बाद रुपेश सिंह जिनका डेब्यू हुआ तो इतना खासा मेमोरेबल तो रहा अच्छा डेब्यू नहीं गया। जी हाँ बिल्कुल, बॉलिंग से इतना खासा तो नहीं गया और उम्मीद करेंगे उन्हें मौके मिले और अच्छे वो जरूर होंगे। और ललित राजवंशी ने एक और बार इकोनॉमिकल बॉलिंग फिर से कराई और पर जो प्राइम बॉलर है वो है संदीप, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से काफी अच्छा समा। बिल्कुल, अब ये बारी थी नेपाल को इस स्कोर को चेस करने की, और चेस करने की जब बारी यहाँ पर आई 152 रन, तो बैटिंग कार्ड नंबर्स पहले आप जान लीजिए। आप सब भी जानते हो, मैच देखा होगा। कुशल भुर्तल ने 23 गेंदों में 34, रोहित पुडाल ने 35 गेंदों में 48, और उसके बाद अगर हम देखें किरण थांगुना ने 15, रुपेश सिंह ने 19 और नीचे आकर नंदन यादव ने 4 गेंदों में 12 रन किए। ये कंट्रीब्यूशन जो मेजर रहे इस लेकिन अब आप सोच रहे हो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे चलते हैं अगले सेक्शन पे, वो है पार्टनरशिप चार्ट। यहां से भी पता चलेगा कि आखिर नेपाल इस 152 के चेस को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया। जी हाँ, याद रखिएगा उन्होंने चेस स्कोर की बराबरी की थी, चेस कंप्लीट नहीं किया, ये दो अलग वर्ड है। तो चेस यहाँ पर क्यों नहीं कर पाया नेपाल आखिर इस स्कोर को, इसके पीछे 3 बड़ी वजह आपको इस पार्टनरशिप पे नजर आएगी, चार्ट में जाएगी। पहली, जो टॉप 2 आप पार्टनरशिप देख रहे हैं, एज अ ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ 2 रन और 7 गेंदें वहां खर्च की गई। उसके बाद अनिल और वन डाउन की पार्टनरशिप 6 गेंदें और 7 रन यहाँ पर, यानी 6 गेंदें वहां पर की गई। यानी कुल मिलाकर जो टॉप 2 बल्लेबाज हैं, जो टॉप 2 पार्टनरशिप्स हैं, उन्होंने 13 गेंदें इस्तेमाल की, रन बनाए महज 9। और आप यहाँ पर पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि आपने सस्ते में विकेट भी देकर गए, साथ में आप कुछ गेंदें भी खेल कर गए। ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ, क्योंकि आप पावर प्ले में खेल रहे थे। याद रखिएगा, पावर प्ले में आपके पास लाइसेंस होता है कि आप 30 यार्ड पार करना है और एक सेफ जोन में खेलना है, और आप रन के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। उसी के बाद जो दूसरा रीजन रहा हार का, वो यहाँ पर रहे हैं क्लियरली, जो आप बीच में पार्टनरशिप देखेंगे, दीपेंद्र वर्सेस रोहित और किरण थांगुना वर्सेस रोहित, माफ कीजिएगा वर्सेस नहीं, साथ में है सब। तो दीपेंद्र और रोहित के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, यहाँ पर एक और हुआ जब दीपेंद्र सिंह गैरी इस गेम को फिनिश नहीं कर पाए। एक अच्छा मौका था उनके पास आज इस गेम को फिनिश करने का, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। और 14 गेंदें उस पार्टनरशिप ने महज 11 बनाने के लिए। उसके बाद अगली पार्टनरशिप में तो हद ही हो गई, 34 गेंदें ली दोनों पार्टनरशिप ने 24 रन बनाने के लिए, किरण थांगुना रोहित पुडेल ने। ये जो आप फेस देख रहे हैं, दीपेंद्र और रोहित और किरण थांगुना और रोहित, यहां पर भी नेपाल बहुत पीछे गया इस मैच में। जहां मैंने बताया था मिड फेस में 43 रन बनाए 54 गेंदों में और सिर्फ 2 विकेट गंवाए। विकेट तो ठीक थे, लेकिन 43 रन बनाए, बहुत ही ज्यादा स्लो यहाँ पर इनिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी। उसके बाद नीचे आकर नंदन यादव ने 1 ओवर में 16 चाहिए थे, उन्होंने 15 तो मार दिए 13 रन। हालांकि नंदन यादव का कैच भी छोड़ा मैक्सवेल आउट ने, 8 रन मैच आउट कैच पॉइंट, तो शायद मैच नीदरलैंड के लिए बहुत पहले फिनिश हो जाता। लेकिन फिर भी एट द एंड नंदन यादव की कोई गलती नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की और 15 रन मारकर मैच को सुपर ओवर तक लेकर गए। लेकिन जो 2 बड़ी रीजन रहे कि नेपाल स्टेज को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया, वो हमने आपको बताया। टॉप 2 की जो पार्टनरशिप रही, वन डाउन और ओपनर लोकेश बाम और अनिल शाह, और फिर दीपेंद्र सिंह और किरण थांगुना की तरफ से वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उस तेजी से नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जो पूरी कोशिश की वो कुशल, रोहित और नीचे आकर नंदन यादव ने यहाँ पर ट्राई किया। और उसके बाद ये मैच पहुंच गया सीधे सीधे सुपर ओवर। लेकिन उससे पहले नीदरलैंड्स का बॉलिंग का जरूर देखिए, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो डैनियल डोरैन और विक्रमजीत सिंह, और थोड़ा सा बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। जैक लियोन कैचेट ने भी काफी अच्छी, स्कोर के हिसाब से अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। वरना ये स्कोर यहाँ पर पहले तो खुद ही बल्लेबाजों ने इतना स्कोर लगाया नहीं था नीदरलैंड के, फिर ऊपर से चेजेबल था ये कि यहाँ वो चेस किया जा सकता था। नेपाल जैसी टीम जो कि T20 काफी खेलती है, काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद नीदरलैंड रोकने में जरूर कामयाब रहा और काफी उम्दा बॉलिंग कराई। लेकिन काइल क्लेन जो है, उनके आखिर ओवर में जो नंदन यादव ने जो किया, वो एक अलग ही
एक जो उनकी बल्लेबाजी रही वो अलग ही वे पे चली गई, वरना शायद उस वक्त से पहले पहले नीदरलैंड के लिए सब चीजें ठीक जा रही थी, लेकिन वो आखिरी ओवर टू मच हो गया काइल क्लेन के लिए। एक नंदन यादव जो कि एक खुद के नीदरलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें बॉलिंग से तो जरूर है ये काइल क्लेन को तो 16 रन बचे थे और आप 15 खा गए, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन साथी बॉलर्स खासकर कैचेट और डोरेम ने काफी उम्दा बॉलिंग कराई। बिल्कुल, चलिए सुपर ओवर की तरफ जाने से पहले जल्दी से क्विक आपको बता दें, लोकेश बाग डेफिनेटली आपको मौके मिल रहे हैं बीच बीच में ही सही, लेकिन आप उसको बना नहीं पा रहे हैं। इन मौकों को बनाइए, ऐसे मौके बहुत सारे तो प्लेयर्स को ऐसे मौके मिलते भी नहीं है, नेपाल में ही ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं, ये मौके मिले बनाइए। आप आए, आप क्या कर रहे थे, आकर आप चले गए, थोड़ा सा इन मौकों को बनाने की कोशिश करिए। और अली शाह की जहां तक बात है, ऑलरेडी टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो 8, 9, 10 इनिंग बाद एक बड़ी इनिंग खेलते हैं और प्लेयरों की जरूरत नहीं है, तो कोशिश करें आप कंसिस्टेंसी लेकर आए। कम से कम अली शाह काफी अभी कुछ वक्त से काफी लगातार रन्स निकले नहीं है, तो हमें तो नेपाल को उन प्लेयर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो कंसिस्टेंसी से रन कर सके वो, और उम्मीद करेंगे कि आप वही प्लेयर बने। अब धीरे धीरे उनके बल्ले से जो रन है वो खामोश होते चले जा रहे हैं, उम्मीद करेंगे जल्दी से वो रन्स में आएंगे। और बाकी रुपेश सिंह और किरण ठाकुर ओपनिंग मैच था, बात करने की नहीं है। सुपर ओवर की सीरीज से बात करते हैं। यहाँ पर सुपर ओवर का चार्ट आप सबको पता है, पहला जो सुपर ओवर हुआ वहां नेपाल ने बल्लेबाजी किया, उन्होंने 19 रन किए और नीदरलैंड ने 19 ही रन किए और मैच में टाई हो गया। फिर से एक और सुपर ओवर, क्योंकि रूल है जब तक सुपर ओवर कंप्लीट हो तब तक चलता रहेगा। सेकंड सुपर ओवर फिर आया, इस बार नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 17 रन किए 2 विकेट, नेपाल ने भी 17 रन किए 0 विकेट। यहाँ पर जो सेकंड सुपर ओवर रहा, यहाँ पर एक वक्त पर नेपाल को 3 गेंदों में 7 रन चाहिए और सामने थे दीपेंद्र सिंह हैरी बल्लेबाजी में 2 गेंदें उन्होंने लगातार मिस कर दी। ये वो मैच पहला फेज था जहां पर नेपाल इसी सुपर ओवर में ये गेम फिनिश कर सकता था। 3 गेंदों में 7 रन, सामने दीपेंद्र सिंह हैरी अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। लास्ट गेंद में 6 जरूर लगाया, लेकिन तब तक वो मैच टाई हो पाता, जीत भी नहीं पाते। फिर से एक और सुपर ओवर हुआ और इस बार जो है नेपाल एक भी रन नहीं ऐड कर पाया, दोनों विकेट उनके गिर गए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर कैचअप की रही, जो उन्होंने लेंथ पे बॉलें डाली थी वो कमाल की रही, लेंथ से भटके ही नहीं। रोहित को भी ऑफ की तरफ बाहर निकाला, फील्डिंग ले रखी थी, रुपेश को भी वही डाला, रुपेश लगातार 2 गेंदें मिस कर गए और चौथी पे उन्होंने कैच दे बैठा। इसको बाद फिर सीधा संदीप लामिछाने को दिया गया डिफेंड करने के लिए, पहली गेंद पर लाइव ने छक्का लगाकर इस सुपर ओवर को कंप्लीट कर दिया। इस तरह से 3 सुपर ओवर के बाद ये गेम फिनिश हुआ। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहती है। हमने आपको समझा दिया कि आखिर कहां पर किन रीजंस की वजह से नेपाल इस मैच को गंवा बैठा, मेनली वहां पर जहां पर जीतना जरूरी।